हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि न्यूटन ने ये कहा था कि यूनिवर्स का कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है सेम फोर्स से। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है ग्रेविटेशन। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, यानी कि यूनिवर्स का कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करता है तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और टर्म आता है ग्रेविटी। ये क्या है? इट इज़ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है तो उसे ग्रेविटी कहेंगे। यानी कि अर्थ जो है वो हम लोगों को अपनी ओर खींच करके रखी है, इसीलिए इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं अगला टर्म इसमें आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट से। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। यानी कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सेंटर पॉइंट है, उस दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं मैथमेटिकली। तो आगे कैसे प्रूफ करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है। एक मिनट, सॉरी। मान लेते हैं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। पहले वाले ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग ऑब्जेक्ट ए रख दिए और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट बी रख दिए। अब इनका जो सेंटर है उससे इसका डिस्टेंस को हम लोग डी मान लेते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है सेम फोर्स से। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये जो मास है, जो ऑब्जेक्ट ए का मास है वो हम लोग ले लेते हैं एम, कैपिटल एम, ये ध्यान रखना, कैपिटल एम लिए हैं। ठीक है, और जो बी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है उसको हम लोग ले लेते हैं स्मॉल एम। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आगे, फोर्स इज़ inversely proportional to distance between their centers. Force is inversely proportional to the square of distance between their centers. ठीक है, अब ये जो है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये जो है इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को एक साथ लिखते हैं तो क्या बनता है? फोर्स प्रोपोर्शनल का साइन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हम लोग इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते? प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वल टू में लाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है। कोई भी एक कांस्टेंट टर्म को लगाना पड़ता है और यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल जी को। क्यों कैपिटल जी को यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटल जी इज़ द ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट यहाँ यूज़ कर लिए। तो क्या फॉर्मूला बना, फोर्स इक्वल टू Gmm/d²। अब यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। अब यूनिट ऑफ कैपिटल जी, अब कैपिटल जी का क्या यूनिट होता है, तो फोर्स इक्वल टू Gmm/d²। तो d² जो है इसको इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू Gmm। अब इसको आगे क्या करेंगे, दोनों मासेस को इधर लेके चल जाएंगे, इधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स F इंटू d² डिवाइडेड बाई कैपिटल M स्मॉल m हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं G इक्वल टू F/d² बाई कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। अब जो F यानी कि फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट हो गया न्यूटन। डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है, मीटर स्क्वायर इक्वल डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास इंटू मास का SI यूनिट होता है kg इंटू kg कन्वर्ट हो गया kg² में, यानी कि ये क्या बना, जी का जो SI यूनिट हो गया कैपिटल जी का वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg², जिसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर kg और पावर -2 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इम्पॉर्टेंस है, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यानी कि फोर्स ही है जो सन को सारे प्लैनेट्स को सन से जोड़ करके रखता है। अगर फोर्स नहीं होगा तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व नहीं करेंगे, वो सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो इधर उधर भटकने लगेंगे। तो फोर्स ही है जो बांध करके रखता है सारे प्लैनेट्स को सन के अराउंड, और फोर्स ही है जो मून को अर्थ के अराउंड बांध करके रखता है, नहीं तो मून भी बहुत दूर चला गया होता, इधर उधर भटक रहा होता, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होता, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हम लोगों को अर्थ से जोड़ करके रखा है, नहीं तो हम लोग भी कहाँ भटक रहे होते भाई, पता नहीं, ठीक है। अगला है द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, यानी कि जो ज्वार जो समुद्र में लहरें उठती है वो भी तो सूरज और चांद की वजह से ही उठती है, वो भी तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही उठ रहे हैं, ठीक है। अब आगे का जो टर्म आता है वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फॉल्स towards earth due to gravitational force of earth and without any other force acting on it, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ये मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से नीचे की ओर गिर रही है और उस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिवाय अर्थ पुल के, यानी कि जो अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसके अलावा अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर, तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे। वो फ्रीली नीचे गिर रहा है, उसके ऊपर कोई भी और फोर्स नहीं लगा रहा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक बच्चा है, थोड़ा नटखट बच्चा, यहाँ एक बच्चा है, वो एक पत्थर मार करके इसको यहाँ पे मार करके और इस वाले बॉल को इधर तरफ थोड़ा मूव करा दिया, तो इस टाइम पे इसको फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। फ्री फॉल तभी बोलेंगे जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लगना चाहिए, वो है जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, जो अर्थ अपनी ओर उसको खींच रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो फ्री फॉल होने के टाइम जो
एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसको फाइंड करने के लिए भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है। मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ भी नहीं, सॉरी, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है, और अर्थ जो है उसका मास कैपिटल M ले लिए, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जाना था फोर्स इक्वल टू Gm/m/d² होता है। अब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है। अब यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसीलिए यहाँ g लिखेंगे, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू mg, यहाँ पे स्मॉल m हम लोग क्यों लिखे, स्मॉल m हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्मॉल m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है और ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ना कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है, यानी इसीलिए हम लोग यहाँ मास में स्मॉल m यानी कि ऑब्जेक्ट का मास लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल m है इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो ये d के साथ d² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आगे बनती है g इज इक्वल्स टू Gmm/d² इंटू स्मॉल m। अब स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो बचा क्या, कैपिटल G कैपिटल M/d²। अच्छा, एक और बात, यहाँ जो d² है ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, d² डिस्टेंस को डिनोट करता है। आप चाहे तो d² की जगह r² भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ d² या r² कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलेगा, ठीक है। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, यानी कि अब बारी आती है एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने की। अभी हम लोगों ने फाइंड किया था इसका फॉर्मूला g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल G जो है ये इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, कैपिटल G का वैल्यू कांस्टेंट है, वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल G का वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। कैपिटल M यानी कि अर्थ का मास क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg। d² यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हम लोग किसको लेंगे, डिस्टेंस हम लोग लेंगे, मान लेते हैं ये अर्थ है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो डिस्टेंस हम लोग लेंगे अर्थ के रेडियस को। अर्थ का रेडियस क्या होता है 6, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर्स। तो अब ये बात आती है कि हम लोग यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁻6 क्यों लिए हैं, ऐसा इसलिए लिए हैं क्योंकि डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर, और किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोगों को करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 16400,000 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे ज़ीरो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ है, और यहाँ पे एक 4 को ले लेते हैं तो ये बन जाएगा ना 6.4 इंटू 10⁻6 बन गया। यहाँ 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 40.02 आ गया, इंटू यहाँ 10⁻13 यहाँ माइनस में है और ये होता है पॉजिटिव में। अब इस दोनों को प्लस माइनस थोड़ा करेंगे तो 10⁻13 आ गया। 10⁻13 आने के बाद ये जो डिनोमिनेटर साइड का 6.4 का होल स्क्वायर 40.96 आता है। यहाँ 10⁻6 है, 10⁻6 को 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10⁻12, ठीक है। अब इसको हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो स्मॉल g का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये कुछ फार्मूला को यूज़ किया था, जो था ये तीनों, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इस चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसीलिए हम लोग जहाँ जहाँ a था एक्सेलरेशन था वहाँ हम लोग g लिख देंगे, जहाँ जहाँ s था वहाँ हम लोग h लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हाइट होता है ना कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हाइट होता है। इसीलिए जहाँ जहाँ a है एक्सेलरेशन है वहाँ हम लोग ग्रेविटी लगा देंगे, और जहाँ जहाँ s है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलो है वहाँ हम लोग हाइट लगा देंगे, h लगा देंगे। ठीक है, एक और बात गौर करने वाली है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो वापस तो नीचे आएगी ही। तो जब फेंक रहे हैं उस टाइम पे इसका ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज़ हो, मतलब उस टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अर्थ इसको अपनी ओर खींचने का ट्राई करेगी, अपनी ओर। इसीलिए यहाँ जी का वैल्यू जब ऊपर की ओर जाते टाइम हम लोग नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव, और वापस आने टाइम अर्थ तो इसको पहले से अपनी ओर खींच रही है और ये वापस आ ही रहा है, इसीलिए इसको आते टाइम हम लोग इसका ग्रेविटी को पॉजिटिव लेते हैं। तो न्यूमेरिकल के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि अगर वो ऑब्जेक्ट को अर्थ अपोज कर रही है, यानी कि उसको वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको जाने से रोक रही है, तो हम लोग नेगेटिव लेंगे ग्रेविटी को। और अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अर्थ उसको खींच रही है, यानी कि नीचे की ओर आ रहा है, तो हम लोग ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, आगे आता है कैपलर्स लॉ। कैपलर्स ने 3 लॉ दिए थे, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ है द प्लैनेट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकी ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि इसमें बताया गया है कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन सर्कुलर पाथ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक ओवल शेप्ड अंडाकार जो ऑर्बिट होता है एग के शेप का, उस ऑर्बिट पे, जिसको इलेप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं, उस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है, जो बोले, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इसमें ये भी बताया गया कि सन जो है वो सेंटर में नहीं होता है, यहाँ पे 2 फोकस होता है। F1 मान लेते हैं इसको F2 मान लेते हैं। तो जो सन है वो या तो F1 पे होगा या तो F2 पे होगा। ठीक है, मान लेते हैं अभी सन F1 पे है। ठीक है, और ये है हमारा प्लैनेट ऐसे सन के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट लॉ में बस इतना ही है कि इलेप्टिकल ऑर्बिट पे प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर घूमती है, और जो सन होता है वो या तो फोकस 1 या फिर फोकस 2 पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जो प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रहा है वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे नहीं जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये प्लैनेट जो है यहाँ पे इतना चली, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये उससे ज़्यादा भी कर सकती है। कैसे करेगी? अब मान लेते हैं कि यहाँ से एक प्लैनेट है, यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ ये किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से यहाँ तक जैसे गई, तो ये जो सेंटर से जो लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है उसके बीच में जो एरिया कवर हुआ, ये जो प्लैनेट है हर सेकंड इतने ही एरिया को कवर करेगा। यानी कि ये यहाँ पे इस प्लैनेट ने 1 सेकंड, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड, 1 सेकंड में इतना एरिया को कवर किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 सेकंड में जैसे इतना एरिया को कवर किया, तो
यहाँ पे आने के बाद वो 1 सेकेंड में उतना ही एरिया कवर करने के लिए थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे थोड़ा स्लो, यहाँ थोड़ा फास्ट हो जाएगी, धीरे धीरे फास्ट होते जाएगी, यहाँ पे फास्ट हो गई, यहाँ अब धीरे धीरे स्लो होते जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या कहता है? द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। यानी कि जो प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसका क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के स्क्वायर के, यानी कि उसको कितना टाइम लगा उसी के स्क्वायर के। ठीक है। तो यहाँ पे आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटाना है, इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो किसी कांस्टेंट को डालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आर क्यूब इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इस ओर जाने पे ये डिवाइड में हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ क्या बन गया? आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, और ये क्या है? कांस्टेंट है। इसको याद रखना है, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि हम लोग वो जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू GM/r², यानी कि ये डिस्टेंस जो है उसको हम लोग स्क्वायर क्यों लिखते हैं, यही प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है। फोर्स इक्वल टू mv²/r²। अब ये कहाँ से आया? mv²/r² कहाँ से आया? जो फोर्स होता है, मतलब कि जैसे कि क्या बोले हम, mv²/r जो है वो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। यानी कि मान लेते हैं कि ये सन यहाँ पे है, जो प्लैनेट यहाँ रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए जो सेंटीपिटल फोर्स, जो सन फोर्स लगा रही है अंदर की ओर, उसको सेंटीपिटल फोर्स बोलेंगे। और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r², इसीलिए फोर्स इक्वल टू mv²/r² यहाँ लिया गया है। अब इसमें जो प्लैनेट का मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, थोड़ी ना मास चेंज हो जाएगा। तो प्लैनेट का मास जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए ये हम लोग मास को हटा करके प्रोपोर्शनल का साइन दे दिए। प्रोपोर्शनल का साइन देने के बाद अब एक नया चीज़ करना है। तब जैसे कि कोई भी प्लैनेट अगर सन के चारों ओर घूम रही है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टाइम भी लगेगा। तो टाइम को हम लोग कैपिटल T मान लेते हैं। ठीक है। और जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो सर्कल का सरकमफेरेंस वाले फार्मूला से निकाला जा सकता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 2πr सरकमफेरेंस 2πr बाई टी टाइम लगा, कैपिटल T। ठीक है। अब यहाँ पे 2π का वैल्यू कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है। 2π एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम लोग हटा करके प्रोपोर्शनल का साइन दे दिए। अब दोनों साइड को हम लोग स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बनेगा? v² प्रोपोर्शनल टू r²/t² बन गया। अब r²/t² ऊपर से मतलब r² को r से और t² को r से, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से r से मल्टीप्लाई करना है। r से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा r³
और टी स्क्वायर को यहीं रहने दे, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर ही रहने देते, ठीक है, इंटू 1/r हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले बोला था याद रखने के लिए r³/t² कांस्टेंट था, तो इसको हम लोग हटा करके प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या बन गया, v² प्रोपोर्शनल का साइन 1/r बन गया। बनने के बाद अब क्या करना है हम लोगों को, 1/r से दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड 1/r से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, v²/r प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब यहाँ पे v²/r क्या है, v²/r है फोर्स, तो v²/r की जगह हम लोग लिख दिए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। फोर्स इज, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, का स्क्वायर। अब अगला टर्म आता है मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लेते हैं ये पेंसिल या पेन मान लेते हैं, पेन जो है वो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, पेन किस चीज़ से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ। तो इस पेन को बनाने के लिए जितना प्लास्टिक यूज़ किया गया, जितना प्लास्टिक, उसको हम लोग मास बोलेंगे। यानी कि जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया उसका जो वेट है, जितना प्लास्टिक का यूज़ किया गया, जो मैटर है, प्लास्टिक मैटर है पेन का, तो उसको हम लोग उसका मास बोलेंगे, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, ये याद रखना है, मास का ऐसा यूनिट केजी। और मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। और मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, चाहे ये कहीं भी चल जाए। अब बोला जाता है कि किसी भी, बोला क्या जाता है, ये होता ही है कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, उसमें से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींच लेता है तो उसका जो वेट हो जाता है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का, वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन मास, जितना क्वांटिटी उसमें मैटर लगा है, जिस क्वांटिटी से वो बना है, वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो मास है इसके बारे में सारी चीज़ें याद रखना है। इसका जैसे सबसे पहला तो इसका डेफिनेशन याद रख लेना है, इसका ऐसा यूनिट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना है। और ये ज़ीरो होता है या नहीं होता है ये भी याद रख लेना है, क्योंकि वेट, कई बार एग्ज़ाम में वेट और मास दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो डिफरेंस पूछा जाता है तो उस टाइम पे ये बहुत काम का है, ठीक है। अगला जो टर्म है वो है वेट। वेट क्या होता है, द पुल exert on a body by the earth is called its weight। वेट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़, जैसे वही पेन मान लेते हैं, अब इस पेन को अर्थ जिस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, ये अर्थ का सरफेस है, इस पेन को जितना फोर्स से अर्थ अपनी ओर खींच रही है उसको वेट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि वेट इक्वल टू मास कोई भी ऑब्जेक्ट जितना क्वांटिटी से बना है, इनटू ग्रेविटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अर्थ जो है उसको स्मॉल g के वैल्यू से ही तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी ना, इसीलिए वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी हो गया, ठीक है। वेट का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, ज़्यादातर न्यूटन का ही यूज़ किया जाता है, न्यूटन एन का यूज़ करना है, ठीक है। आगे है वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है ही और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कौन सा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, डाउनवर्ड है ना। अब मास है, मास कौन से किसी डायरेक्शन को थोड़ी ना बताता है, लेकिन वेट जो है ये तो डायरेक्शन को बता रहा है। कौन इसको, अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, अर्थ कौन किस तरफ खींच रहा है, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर खींच रहा है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगला है इफ़ g इज़ ज़ीरो। अगर ग्रेविटी जो है, जो
जो मतलब फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग अपनी ओर खींच रहे हैं, अगर वही ज़ीरो हो गया तो वेट ज़ीरो हो जाएगा, अगर वो ज़ीरो नहीं है तो वेट कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, आगे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, उसका मास मून पे कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ क्या है, WE को हम लोग डिनोट कर दिए, WE से डिनोट कर दिए वेट ऑन अर्थ। यहाँ पे स्मॉल e यहाँ पे जो लिखे है ना, ये डिनोट करता है अर्थ को। ठीक है, WE इज इक्वल्स टू G इंटू 100 M इंटू स्मॉल m बाई 4R का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 100 M और 4R का होल स्क्वायर क्यों लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि मून का जितना मास है, मून का जितना मास है अर्थ का मास उससे 100 गुना ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है, 100 टाइम्स ग्रेटर है। और मून का जितना रेडियस है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा रेडियस हमारे अर्थ का है। ठीक है, इसीलिए हम लोग के लिए अब यहाँ पे क्या WE इज इक्वल्स टू G इंटू 100 M इंटू स्मॉल m बाई 4 का होल स्क्वायर, और R का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16 16R स्क्वायर। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। ठीक है, वेट ऑन मून को हम लोग डिनोट कर दिए WM से। WM इज इक्वल्स टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इक्वल टू जो वैल्यू था, वेट ऑन मून का जो वैल्यू था, वेट ऑन अर्थ का जो वैल्यू था वो पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद आगे ये हम लोग क्या किए, ये जो वेट ऑन अर्थ वाला जो टर्म है इसको हम लोग ऊपर की ओर लेके जाएंगे, तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये टर्म आया, ये हम लोग का टर्म आया, और ये जो टर्म आया इसमें कैपिटल G से कैपिटल G कट गया, कैपिटल M से कैपिटल M कट गया, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, सब चीज़ कट गया। कटने के बाद बच गया 16/100। अब 16/100 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स 1/6 आता है, अप्रॉक्स 100% ये नहीं है, अप्रॉक्स 1/6 आ गया। यानी कि वेट ऑन मून डिवाइडेड बाई वेट ऑन अर्थ इक्वल टू 1/6। अब वेट ऑन मून को यही रहने देते हैं, और जो वेट ऑन अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो वेट है ये इधर डिवाइड में है, तो दूसरे ओर जाने पे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो 1/6 इंटू W वेट ऑन अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख नहीं सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, W वेट ऑन अर्थ बाई 6 लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि वेट ऑन मून, यानी कि मून पर जो वेट होगा वो अर्थ पे जितना वेट होगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा अर्थ पे उसका मास। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 600 न्यूटन है और फाइंड करना है कि मून पे कितना होगा, तो यहाँ पे वेट ऑन मून इक्वल टू वेट ऑन अर्थ कितना था, 600 न्यूटन बाई 6। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि अगर अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट 600 न्यूटन है तो मून पे जाने के बाद उसका वेट हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा तो नहीं ख़त्म हुआ, एटलीस्ट आधा से ज़्यादा तो ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।